आप सबको पता ही है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज शुरू हो गया है। अफगानिस्तान के इस हालत के लिए कौन कौन से प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? अगले 5 मिनट में हम आपको बताएंगे कि कौन है तालिबान, कौन है मुजाहिदीन और कौन है अलकायदा। हिस्टोरिकली यूएसए और रशिया का अफगानिस्तान से क्या लेना देना है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और यह है क्यूरियस एप। आज के एपिसोड के लिए अफगानिस्तान की कहानी 1970 से शुरू करते हैं, जब अफगानिस्तान एक कम्युनिस्ट कंट्री था और हालात अभी से काफ़ी स्टेबल और वायलेंस फ्री था। उस टाइम में अफगानिस्तान में 2 मेजर कम्युनिस्ट पार्टीज थे और रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के ख्यालात काफ़ी लिबरल थे, लेकिन तब भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप्स को लोगों को इतना सिविल लिबर्टी देना पसंद नहीं था। सिमिलर सिचुएशन पड़ोसी देश ईरान में भी था। इसे देखकर अफगानिस्तान के रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी वाले अपने देश के रिलीजियस लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे रहे। अब चाहे गवर्नमेंट कम्युनिस्ट हो या डेमोक्रेटिक, पावर स्ट्रगल तो हर जगह रहता है। कुर्सी पाने के चक्कर में ऑपोजिशन की कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने रूलिंग लीडर को मरवा दिया। इस पॉइंट पर ऐसा लगता था कि ईरान की तरह ही अफगानिस्तान में भी कम्युनिज्म खत्म होकर एक्सट्रीम इस्लामिक रूल आने वाला है। लेकिन ये कोल्ड वॉर का ज़माना था और कम्युनिज्म एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी था, इसीलिए इसे याद रखिए। 1979 को एंट्री मारा रशिया ने, जो उस टाइम में यूएसएसआर सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता था और क्योंकि अफगानिस्तान एक गिरता कम्युनिस्ट कंट्री था, उसको अपने कंट्रोल में लाना सोवियत यूनियन का मेन एजेंडा बन गया। अफगानिस्तान में कम्युनिज्म के गिरते इन्फ्लुएंस को देखकर यूएसएसआर ने हमला करके अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। सारे रेबल पार्टी के लीडर्स को मारकर अपने चुने लोगों को यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में रखा। इस यूएसएसआर के कठपुतली गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे पॉलिसीज भी लाए थे, जैसे फ्री एजुकेशन, रिलीजियस फ्रीडम, पावर टू वुमेन एंड सो ऑन। इस वजह से देश में थोड़ा स्टेबिलिटी भी बढ़ गया था। लेकिन कोई बाहर के देश वाले आकर अपने देश को कंट्रोल करना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। उसी टाइम पे सोवियत के खिलाफ लड़ने के लिए मुजाहिदीन पिक्चर में आए। इनका मेन एजेंडा था सोवियत यूनियन को हरा के अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलाना। मुजाहिदीन एक जिहादिस्ट ग्रुप था जिसके ज़्यादातर मेंबर्स अफगानिस्तान के बिखरे इस्लामिक ट्राइब के लोग थे। उनके पास खुद के वेपन्स खरीदने के भी पैसे नहीं थे और ज़्यादातर ये अनऑर्गेनाइज भी थे। इसी वजह से सोवियत के सोफिस्टिकेटेड आर्मी के सामने ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। अब जब कोल्ड वॉर का ज़माना था और यूएसएसआर अपने कम्युनिस्ट एजेंडा को एक्सपांड कर रहा था, तो यूएसए कैसे चुप रहता। यूएसए और यूएसएसआर के प्रॉक्सी वॉर्स दुनिया भर में चल रहे थे और अफगानिस्तान भी इसका शिकार बन गया। ब्रिटेन और यूएसए ने मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए उन्हें असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स और स्टिंगर मिसाइल्स सप्लाई किया। ये था सीआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन साइक्लोन, जिसे रैम्बो पार्ट 3 में भी डिपिक्ट किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप। 70s के अफगानिस्तान में 2 कम्युनिस्ट पार्टी थे। ऑपोजिशन के लीडर्स ने रूलिंग लीडर को मरवा दिया। इस वजह से देश में इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। मौका देखकर यूएसएसआर ने एंट्री मारी। यूएसएसआर को हराने के लिए मुजाहिदीन बने और अफगानिस्तान से यूएसएसआर को हटाने के लिए यूएसए ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। 1984 को एंट्री होता है सऊदी के मिलियनियर फैमिली को बिलोंग करने वाला ओसामा बिन लादेन। इस सोवियत अफगान वॉर के दौरान ही ओसामा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अलकायदा बनाता है। अलकायदा का मेन एजेंडा था सारे इस्लामिक कंट्रीज में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हटाना। अलकायदा के मेंबर्स ने मुजाहिदीन के साथ मिलकर यूएसए से मिलिट्री ट्रेनिंग ली। यूएसए के वेपन्स और एम्यूनिशन को यूज करके अलकायदा और मुजाहिदीन दोनों ने मिलकर यूएसएसआर को अफगानिस्तान में हराया। 1989 तक यूएसएसआर अफगानिस्तान से बाहर हो गया था, लेकिन उनकी बैक गवर्नमेंट अभी भी एग्जिस्टेंस में थी। फाइनली 1992 को मुजाहिदीन ने यूएसएसआर बैक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। मुजाहिदीन के जीत के बाद ऐसा लगता था कि फाइनली कुछ स्टेबिलिटी आने वाला है, लेकिन याद रखिए मुजाहिदीन के मेंबर्स भी एक्सट्रीमिस्ट थे। इस खेयोटिक टेक ओवर के बाद मुजाहिदीन के कुछ कमांडर्स वॉरलॉर्ड्स में बदल गए और एक एक टेरिटरी को रूल करने लग गए। 10 साल तक यूएसए के वेपन्स और पैसे सब पानी में जा रहे थे। अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी कभी आया ही नहीं। 1995 में मुजाहिदीन के ही कुछ मेंबर्स ने तालिबान बनाया। उन सारे वॉरलॉर्ड्स को हटाकर एक पीसफुल इस्लामिक स्टेट बनाना तालिबान का एजेंडा था। सिर्फ 1 साल में तालिबान ने अफगानिस्तान पे पूरा कंट्रोल ले लिया। शुरू में लगता था कि तालिबान अच्छा गवर्नेंस करेगा, लेकिन थोड़ी समय में तालिबान मुजाहिदीन से भी एक्सट्रीमिस्ट निकला। तालिबान ने स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से लेकर लड़कियों की एजुकेशन और पब्लिक अपीयरेंस तक बैन करवाया।
तालिबान के मेंबर्स पश्तून नेशनलिस्ट थे और इनका लेना देना सिर्फ अपने कम्युनिटी से था। बाकी कम्युनिटी के मुस्लिम्स जैसे कश्मीरीज, चेचनियंस, पैलेस्टीनियंस को ये उतना टॉलरेट नहीं करते थे। कॉन्ट्रास्ट में अलकायदा को दुनिया भर के इस्लामिस्ट से लगाव था। इसके बाद 9/11 अटैक हुआ और यूएसए ने अफगानिस्तान में फिर से एंट्री मारकर तालिबान को अफगान गवर्नेंस से हटाया। तब से लेकर 3 हफ्ते पहले तक अफगानिस्तान में यूएस बैक गवर्नमेंट ही चल रहा था। आगे क्या हुआ आप जानते ही हैं। ये था अफगानिस्तान के करंट सिचुएशन पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ज़्यादातर न्यूज़ में अफगानिस्तान के बारे में बुरे खबरें ही देखने को आजकल हमको मिल रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि कोल्ड वॉर के पहले अफगानिस्तान बाकी नेशंस की तरह ही अपने इंटरनल प्रॉब्लम से ही जूझ रहा था। यूएसएसआर और यूएसए ने अगर अफगानिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स में एंट्री नहीं की होती तो शायद अभी तक अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर अफगानिस्तान एक सॉवरेन नेशन बन गया होता। तो यह था दोस्तों आज का एपिसोड। इन 5 मिनट में अफगानिस्तान के इस मेसी सिचुएशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश हमने की है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके हिसाब से अफगानिस्तान का ये सिचुएशन इंडिया पे कैसे अफेक्ट करेगा, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही क्यूरियस टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल साता।